नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज एक बार फिर से दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई है, लेकिन विपक्ष उसी तरीके से हंगामे पर उतारू है। हमने देखा गांधी प्रतिमा के से ही विपक्ष वहां पर मौजूद है आज सुबह से ही, और विरोध प्रदर्शन विपक्ष निलंबित सांसदों को लेकर करते हुए। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो गई है। परियोजना का जो गठन किस चरण में है, कृपया इसका विवरण माननीय मंत्री जी देंगे तो अच्छा होगा। कैन बेतवा नदी परियोजना से संबंधित नीतिगत निर्णय के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के सचिव के नेतृत्व में जो एक संचालन समिति का गठन। वहीं देखिए 1 दिसंबर, 30 नवंबर ये और आज की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। विपक्ष लगातार नारेबाजी करते हुए, धरना देते हुए और माफी न मांगने पर अड़ा हुआ है इस वक्त विपक्ष। आज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही वहां पर वो निलंबित सांसद भी मौजूद है, साथ ही साथ उनके समर्थन में अलग अलग पार्टी के नेता और सांसद भी वहां पर मौजूद है। जमकर नारेबाजी हो रही है। तो अब सड़क तक हम देख रहे हैं, सदन से सड़क तक इस बात का विरोध कि जो निलंबन हुआ है 12 सांसदों का, उसे वापस लिया जाए। और इसी मांग के साथ अब विपक्षी दल तैयार है। अभी आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है, लेकिन आज भी जो आज का दिन है वो भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। और बड़ी खबर आ रही, निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष वैसे ही तेवर जैसे पिछले 2 दिनों से दिखा रहा है, वैसे ही तेवर के साथ आज भी सदन के अंदर, जिसके बाद 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो जहां सदन में हंगामा, वहीं गांधी प्रतिमा के पास भी विपक्ष के कई नेता, निलंबित सांसद इस वक्त मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं। पीएम मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक भी होनी है कि आखिरकार जो गतिरोध की स्थिति चल रही है उसको कैसे खत्म किया जाए, शीतकालीन सत्र कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर रणनीति बनाने की कोशिश होगी। फिलहाल अपडेट आपको दे दें, राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। निलंबन पर विपक्ष का लोकसभा में फिर हंगामा दिख रहा है। लोकसभा की कार्रवाई अभी चल रही है और वहां पर भी विपक्ष का हंगामा दिख रहा है। निलंबन पर आज भी विपक्ष का सदन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इन सब के बीच अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा, इस पर ही नजर बनी हुई है, क्योंकि विपक्ष देखिए अड़ा हुआ है कि वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। कहा गया माफी मांग लीजिए तो निलंबन वापस हो सकता है 12 सांसदों का, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं, लगातार हंगामा कर रहा है निलंबन को लेकर। अब सरकार किस तरीके से रणनीति आगे बनाएगी, इस पर भी नजर होगी, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और ये जो गतिरोध चल रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए। 19 दिन का कामकाज होना है और ऐसे में अगर हर दिन ऐसा ही हंगामा होता रहा तो कैसे ये सत्र चल पाएगा। लोकसभा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राज्यसभा आपको बता दें 12 बजे के लिए स्थगित की गई। लोकसभा की कार्यवाही अभी जारी है, लेकिन दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो बाहर विपक्ष मौजूद है, हाथों में बैनर पोस्टर थामे विपक्ष का यह हंगामा, जमकर नारेबाजी। और यही तस्वीर हमने अंदर भी देखी जब नारेबाजी हुई, उसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। प्रतिमा के नीचे अगर वो धरने दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सद्बुद्धि भी आ सकती है, आ जाए हो। लेकिन अगर जो है वो बुद्धि कहीं रख करके और उस पे प्रतिमा पे, गांधी जी की प्रतिमा पे धरना दे रहे हैं, तो फिर तो उस बुद्धि को कोई और ला नहीं सकता। अगर आप अकल, जो बिना अकल के जो है वो उसमें जो है वो बैठे हुए हैं। एक चीज, दूसरी चीज है कि आपको पार्लियामेंट के डिबेट में, डिस्कशन में, डिसीजन में हिस्सेदारी, भागीदारी करनी चाहिए। यही जो है डेमोक्रेटिक डेकोरम भी है, और इस डेमोक्रेटिक डेकोरम और पार्लियामेंट्री डेकोरम की डिग्निटी को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर आज आप अभी भी जो है वो सामंती गुरूर में चकनाचूर होकर के और संसद की गरिमा और मर्यादाओं को धूल धूसित करने के काम में लगे रहेंगे, तो मुझे लगता है वो आपके हित के, आपके सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। जैसा अमित शाह जी कहते हैं, हर चीज को क्रोनोलॉजी में देखना चाहिए। क्या क्रोनोलॉजी है? किसान बिल आया, किसान बिल आने पर चर्चा क्यों नहीं कराई गई? हंगामा क्यों हुआ? पहले इस बात पर आप क्यों नहीं बात करते हैं?
हंगामा क्यों हुआ? हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा चर्चा नहीं कराना चाहती थी। भाजपा उसको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं देना चाहती, सेलेक्ट कमेटी को देना नहीं चाहती थी। उस वजह से हुआ। क्या ये हमारा अधिकार नहीं था कि हम लोग मांग करें? उसके बाद भी जब मैंने खुद ने उसमें अमेंडमेंट दिया था कि सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए, हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन क्यों नहीं दिया गया? ये डिप्टी चेयरमैन साहब की गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के भविष्य पर छाई धुंध जल्द छट सकती है। सरकार इसी सत्र में संसद में क्रिप्टो करेंसी बिल को पेश करेगी। क्रिप्टो करेंसी बिल के सामने आने के बाद साफ हो जाएगा कि सरकार इसको लेकर कितनी सख्ती बरतेगी। अभी तक मिले संकेतों के मुताबिक इसे पूरी तरह बैन करने से परहेज किया जा सकता है। पिछले हफ्ते भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने को लेकर आई जिन खबरों से हड़कंप मच गया था, उन पर छाई धुंध अब छटने लगी है। माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार बैन नहीं करेगी, लेकिन इनको लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्रिप्टो करेंसी पर बिल संसद में पेश किया जाएगा। सीतारमण ने यह भी कहा, नॉन फंगेबल टोकन यानी NFTs के रेगुलेशन पर भी विचार किया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार जल्द ही एक विधेयक लाएगी, जिसे पिछली बार कुछ अनसुलझे मुद्दों को चलते नहीं लाया गया था। सीतारमण ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार का इरादा बिल में सुधार करने का है। Yes, last time there was a bill proposed, but subsequently because there were other dimensions which in the real time we thought it was important to bring into the bill, that bill had been reworked. And in a way, the bill which is coming now is a new bill, but never mind, the work done on that have all been taken on board here. So intent was either we improve that bill or come with a bill which is going to be far more recent. Later, because rapidly a lot of things had to come into play, we had started working on a new bill, and this is the bill which is now being proposed. And this bill is, once the cabinet clears it, it will come here into the House. क्रिप्टो करेंसी के विज्ञापनों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। ASCI विज्ञापन को नियंत्रित करता है और दिशा निर्देश तैयार करता है। इसके सभी नियमों को देखा जा रहा है, जिससे पता चल सके कि विज्ञापनों पर क्या किया जा सकता है। इससे पहले वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के तौर पर मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं। इसकी वजह है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर डेटा जमा नहीं करती है। जानकारों का मानना है कि जब तकनीक का इस्तेमाल करना सरकार जरूरी समझती है, तो इसे रेगुलेट करके इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए। आज 22वीं सदी में अगर किसी को सुपर पावर बनना है तो उसका एक ही सबसे बड़ा रिसोर्स है, और वो है क्रिप्टो करेंसीज। मैं ये नहीं बोलूंगा बिटकॉइन, बट क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसीज के अंदर वही सुपर पावर बन पाएगा जो अर्ली अडॉप्टर्स होगा। तो अगर इंडिया को 22वीं सदी का या लेट 21वीं सदी का सुपर पावर बनना है, तो उन्हें क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करना ही होगा। जो चीज हमें रोकनी है इसके अंदर, वो रोकनी है गलत पैसा क्रिप्टो करेंसी के अंदर आने से। ऐसे में भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या होगा, इसका खुलासा अब संसद के मौजूदा सत्र में होने की उम्मीद है। फिर भी इतना अनुमान तो लगाया जा सकता है कि सरकार इसके सीमित चलन को मंजूरी दे सकती है। आज तक ब्यूरो। बिहार में एक अकफोड़वा कांड वर्षों पहले हुआ, जिस पर फिल्म गंगाजल बनी थी। इस बार फिर आग फोड़ने वाली घटना हुई है, वो भी अस्पताल के भीतर, जहां एक ही दिन में 65 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में ऐसी लापरवाही हुई जिसने 25 लोगों की आंख खराब कर दी। कई लोगों की आंख निकालनी तक पड़ गई। क्या ये सरकारी फंडिंग के लालच में हुआ है? करीब 1 बजे हमको ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद माँ को परेशानी बढ़ गया। आँख से जो है पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा। हम लोग का अगर आँख खराब हो गया तो हॉस्पिटल वालों का डायरेक्ट बनता है कि हम लोग का मुआवजा उठाए। उत्तर बिहार में आंख के सबसे बड़े निजी अस्पताल मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ, उसने आम आदमी की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। 22 नवंबर को आंखों के इस अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगता है। 65 लोगों का ऑपरेशन किया जाता है। दावा है कि 25 लोगों की आंख गलत ऑपरेशन के कारण खराब हो गई। लापरवाही के कारण अब तक 7 लोगों की आंख निकालनी तक पड़ गई है।
मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। सोमवार को ऑपरेशन हुआ, कल आकर के बोले कि नहीं आंख निकालना होगा, इंस्पेक्शन हो गया इसमें। बुधवार को हम लोग आए थे, ये लोग बहला फुसला कर हम लोग को पटना ले गए। पटना ले जाने के बाद डॉक्टर से अकेले में मिल ले, साथ में उमाशंकर जी हॉस्पिटल के स्टाफ गए हुए थे। हम लोग बार बार पूछे जो क्या कहे, तो कहे जो नहीं ठीक हो जाएगा। दवाई देकर रात में हम लोग को ले आए, उसके बाद दवाई चलता रहा। आज आए हैं फिर दिखाने के लिए, तो बोल रहे हैं आँख खराब हो गया। डॉक्टर बोला कि आँख बचने वाला नहीं है, आँख का अल्टर ऑपरेशन हो गया है, आँख को निकलवाना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ से आके मुजफ्फरपुर में हम आँख को डॉक्टर निकाला यहाँ पर। अब जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनी है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है, ओपीडी को बंद किया गया है। सवाल है कि आंख खराब होने का कारण क्या है, क्या लापरवाही हुई? दावा है कि यहाँ पर एक ही डॉक्टर ने एक ही दिन में 65 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। क्या इसी कारण गड़बड़ी हुई? क्या ऐसा कोई डॉक्टर कर सकता है? सर, एक डॉक्टर 65 ऑपरेशन एक दिन में कर सकता है क्या? नहीं, नॉर्म के अनुसार नहीं करना चाहिए। जब नहीं कर सकता तो एक ही डॉक्टर ने कैसे 65 लोगों का ऑपरेशन कर दिया? पीड़ित लोग बेहद गरीब परिवार के हैं। विपक्ष के नेता अब इन्हें मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि पोल्यूशन को लेकर यानी कि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब भी जारी है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि स्कूल क्यों खोले गए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये देखिए, एक तरफ तो कहा गया था कि हमने कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कर दिया, जिन जिन चीजों से प्रदूषण बढ़ रहा था उन पर रोक लगा दी गई, लेकिन इस बीच प्रदूषण घटा नहीं और स्कूल भी खोल दिए गए। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की जमकर खबर ली है और ये कहा है कि जिस समय 500 से ज्यादा AQI स्तर ऊपर चला गया है, तो ऐसे में हमें नहीं लगता कि सरकारें कोई काम कर रही हैं। और ये साफ कहा कि स्कूल क्यों खोले गए ये बताइए। दूसरा सवाल ये पूछा कि आप जनता के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जो लोग प्लेकार्ड लेके चौराहों पर लाल बत्तियों पर बत्ती ऑन बत्ती ऑफ और इंजन ऑन इस तरह के वो लेके खड़े हैं, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा? तो सरकार की तरफ से बड़ा हास्यास्पद जवाब दिया गया कि वो तो सिविल डिफेंस के लोग हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिविल डिफेंस के हैं तो इंसान ही, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप क्यों चिंतित नहीं है? और ये कई बार कहा कोर्ट ने कि हमें नहीं लगता कि कोई काम हो रहा है, क्योंकि चीजें बड़ी बड़ी बोली जा रही हैं लेकिन पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल नहीं हो रहा है। और आज संजोग की बात है कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई कर रही है और सरकारों की खबर ले रही है। शुक्रिया संजय। उधर संसद में आज भी विरोध की वही तस्वीरें दिख रही हैं। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसद आज फिर बापू की प्रतिमा के सामने डटे हैं और निलंबन वापसी की मांग पर अड़े हैं। विपक्ष ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रखी है और अब तक संसद की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज चौथे दिन भी तनातनी जारी रही। विरोध की आग में संसद की कीमती वक्त को स्वाहा किया जा रहा है। We have a serious impact on job creation. Last year, your predecessor. आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य माने बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं। शीतकालीन सत्र की ये सबसे तकलीफदेह तस्वीरें हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नजरिए से। बापू की प्रतिमा के सामने विरोध का ये सिलसिला आज चौथे दिन भी जारी है और साथ ही जारी है संसद का गतिरोध। राज्यसभा के 12 सांसदों की ये मोर्चाबंदी शीत सत्र की तनातनी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू अड़े हैं कि निलंबन वापसी का एक ही रास्ता है, माफी। तो उधर निलंबित सांसद पूछ रहे हैं, क्या यही लोकतंत्र है? जैसा अमित शाह जी कहते हैं, हर चीज को क्रोनोलॉजी में देखना चाहिए। क्या क्रोनोलॉजी है? किसान बिल आया, किसान बिल आने पर चर्चा क्यों नहीं कराई गई? हंगामा क्यों हुआ? पहले इस बात पर आप क्यों नहीं बात करते हैं? हंगामा क्यों हुआ? हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा
चर्चा नहीं कराना चाहती थी। भाजपा उसको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं देना चाहती, सेलेक्ट कमेटी को देना नहीं चाहती थी। उस वजह से हुआ। क्या ही हमारा अधिकार नहीं था कि हम लोग मांग करें? उसके बाद भी जब मैंने खुद ने उसमें अमेंडमेंट दिया था कि सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए, हमने डिवीजन मांगा, डिवीजन क्यों नहीं दिया गया? ये डिप्टी चेयरमैन साहब की गलती की वजह से सब कुछ हुआ। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अगर वो धरने दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ सद्बुद्धि भी आ सकती है, आ जाए हो। लेकिन अगर जो है वो बुद्धि कहीं रख करके और उस पे प्रतिमा पे, गांधी जी की प्रतिमा पे धरना दे रहे हैं, तो फिर तो उस बुद्धि को कोई और ला नहीं सकता। अगर आप अकल, जो बिना अकल के जो है वो उसमें जो है वो बैठे हुए हैं। एक चीज, दूसरी चीज है कि आपको पार्लियामेंट के डिबेट में, डिस्कशन में, डिसीजन में हिस्सेदारी, भागीदारी करनी चाहिए। यही जो है डेमोक्रेटिक डेकोरम भी है, और इस डेमोक्रेटिक डेकोरम और पार्लियामेंट्री डेकोरम की डिग्निटी को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर आज आप अभी भी जो है वो सामंती गुरूर में चकनाचूर होकर के और संसद की गरिमा और मर्यादाओं को धूल धूसित करने के काम में लगे रहेंगे, तो मुझे लगता है वो आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं। आपको ये तस्वीरें याद होंगी। पिछले सत्र में राज्यसभा में कुछ यूं हंगामा बरपा था। संसदीय आचरण की तब धज्जियां उड़ी थी। एक सत्र बाद सभापति ने इस पर संज्ञान लिया, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया। अब ये शीत सत्र में संग्राम का नया एपिसेंटर बन चुका है। सुबह 11 बजते ही बापू की प्रतिमा के आगे दरी बिछ जाती है। निलंबित सांसद मोर्चे पर डट जाते हैं। हंगामे का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। 12 सांसदों के निलंबन ने पहले से धधक रही संसदीय राजनीति में घी का काम किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नई लड़ाई आगे बढ़ी है। महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना जैसे मुद्दे पीछे रह गए। इस तनातनी पर तलवारें तेजी से चमकने लगी। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता में बड़ी दरार साफ साफ दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई अब साफ और सीधी दिखाई देने लगी। और ममता बनर्जी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं, तो अब कांग्रेस ने भी झिझक छोड़ तृणमूल को जवाब देना शुरू कर दिया और इस लड़ाई के अब थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। बंगाल को लूट करके पूरा देश में टीएमसी को फैलाने की जो प्रयास हो रही है, बंगाल के लोग इसमें खुश नहीं है। यूपीए अगर कोई नाम नहीं है तो इतने राज्यों में कांग्रेस का जो अस्तित्व है। सवाल तो उन्होंने ठीक ही उठाया है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? ये मोदी जी और दीदी जी ये नया सूर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के मौसम की तरह ही विपक्ष की राजनीति का मिजाज बदला। ममता बनर्जी शरद पवार से लंबी मुलाकात के बाद बाहर निकली तो मुंबई की बारिश की ही तरह उनके जुबान से कांग्रेस पर अप्रत्याशित हमलों की बौछार हो रही थी। लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ममता बनर्जी की ये खासियत है, जो कुछ कहना है डंके की चोट पे कहना है, बिना लाग लपेट के कहना है। यहाँ भी उन्होंने सीधे सीधे सब कुछ कहा। सीधे सीधे कहा कि गैर एनडीए दलों का नेतृत्व कांग्रेस करे वो उन्हें मंजूर नहीं। सीधे सीधे कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमता पर उन्हें भरोसा नहीं। सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस को अब बड़े भाई की भूमिका से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पहली वाली हैसियत नहीं रही। गौर कीजिएगा, ममता बनर्जी पूरब से पश्चिम तक राजनीतिक परिक्रमा पूरी करने में लगी हैं। 2 दिनों से वो मुंबई में डटी हैं। उनकी शरद पवार से मुलाकात हुई, वो आदित्य ठाकरे से मिली, उनका मुंबई की सिविल सोसाइटी से मुलाकात हुई और अब वो कांग्रेस को आईना दिखा रही थी। उनके बगल में शरद पवार खड़े थे, वही शरद पवार जो महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। सीधी बात है, आज वेस्ट बंगाल में ममता जी की जो जीत हुई
वो फील्ड लेवल पर काम करने वाले लाखों तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई और इसलिए उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया। ममता की इस वक्त की राजनीति खुली किताब की तरह है। उनके इरादे साफ साफ नजर आ रहे हैं। कल तक जो जगह कांग्रेस की थी वहां ममता बनर्जी खुद को खड़ी देख रही हैं। पिछली बार कोलकाता से दिल्ली आई तो सोनिया गांधी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस बार दिल्ली आना हुआ तो कांग्रेस से दूरियां दिख रही थी। शीत सत्र पर कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। टीएमसी को शामिल होना गवारा नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ किसी भी किस्म की साझा रणनीति तृणमूल कांग्रेस को मंजूर नहीं। सोनिया राहुल से इस बार न ममता बनर्जी की बात हुई न मुलाकात हुई। वो खड़ी भी दिखी तो शरद पवार और आदित्य ठाकरे के साथ, जिनसे कांग्रेस की बौखलाहट सातवें आसमान पर है। यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या? पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। ये साजिश आज के नहीं बल्कि पुराने साजिश है और आज उसके ताकत और बढ़ गए हैं। इसलिए उनके पीछे मोदी जी खड़ा बैठे हैं। इसलिए ये तरह तरह की बहाना बनाकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास में वो जुटी हुई है। कांग्रेस के ही नेतृत्व में बीजेपी के विरोध भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। स्टेट लेवल की जितनी भी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ विरोध में लड़ती है वो सभी ने कांग्रेस के ही नेतृत्व में यूपीओ में आकर इस बीजेपी जैसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए। ममता बनर्जी कांग्रेस को लगातार हिट कर रही हैं। पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस के किले में चुन चुन कर सुराख बनाने में लगी हैं। कांग्रेस से नेताओं को तोड़ रही हैं। गोवा में तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायक टीएमसी ने तोड़े। मणिपुर में भी कांग्रेस में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। हाँ, गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों को इस लड़ाई में नहीं छोड़ा जा रहा है, न यूपी में अखिलेश को, न दिल्ली पंजाब में केजरीवाल को। तो सही मायने में खतरे की घंटी तो कांग्रेस के लिए है। बीजेपी आगे नहीं बढ़ने दे रही, टीएमसी भी धकेले जा रही है। चौतरफा चोट हो रही है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस ने अब तय कर लिया है कि ममता बनर्जी पर हमले में कोई कोताही नहीं होगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब ममता बनर्जी को आड़े हाथ लेने के लिए आगे आ गए और कांग्रेस ने हमले की शुरुआत कर दी है। सांसद माणिक टैगोर ने ट्वीट किया और इशारों में आरोप लगाया कि ईडी से पूछताछ के बाद ममता बनर्जी के सुर बदल गए। ट्वीट में टैगोर ने लिखा कि 28 जुलाई को सोनिया गांधी से मुलाकात होती है, 7 सितंबर को ईडी से सामना होता है और कई चीजें बदल जाती हैं। इतना जानता हूं कि आज देश में अगर सड़कों पर अगर भाजपा का कोई विरोध कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, कहां है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी? प्रियंका जी अकेली आज उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां सड़क पर लड़ाई लड़ रही है? उधर राहुल गांधी जी लड़ रहे, प्रियंका गांधी जी लड़ रहे, सदन में हम भी लोग सब मिलके लड़ रहे हैं। उनको भी हम साथ लेने की कोशिश तो बहुत से मुद्दों पे की है। तो ये ऐसा कहना कि राहुल गांधी जी फील्ड में नहीं है, वहां नहीं है, ये देखो व्यक्तिगत किसी की टिप्पणी। हम सब मिलके बीजेपी का मुकाबला करना है। ये नहीं कि हम अपोजिशन पार्टी एक दूसरे में लड़ना और हम डिवाइड होना और उसका फायदा बीजेपी को होना। मोदी जी और दीदी जी ये नया सूर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में बीजेपी की हालत लड़खड़ाते जा रहे हैं और इस समय बीजेपी के सबसे बड़ा बैसाखी बनके ममता बनर्जी उभरने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सारे नजारा आपको सामने आ गए। अभी महाराष्ट्र गए हैं, अच्छी बात है, सिद्धिविनायक दर्शन किए हैं। बंगाल में जो हत्या की राजनीति हो रही, हिंसा की, उसका पाप भी धोने के लिए मौका चाहिए और वहां मुझे नहीं लगता है कोई बड़े नेता उनको ज्यादा मिलेंगे। हाँ, एनसीपी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए शायद वो मिले
और जहां भी जा रहे हैं एनसीपी या कांग्रेस का वोट ही कट रहे हैं, उनके नेता को ही अपनी तरफ ला रहे हैं। अभी कोई बड़े नेता जो लोकसभा के समय भी कलकत्ता जाके हाथ ऊंचा करके फोटो खिंचवाए थे, वो भी ममता जी को नहीं मिल रहे हैं, वो भी दूरी बना के रखे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ प्राप्त हो पाएगा। यूपी का चुनावी मैदान तैयार है और रण जोरदार है। नेता अपने वोट बैंक के हिसाब से सियासत कर रहे हैं और इस बीच मायावती ने भी अब मुस्लिम कार्ड खेला है, जहां उनकी नजर अखिलेश के वोट बैंक पर है। आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? इनके वादे जुमले निकले कि नहीं निकले? इनकी बातें झूठी हैं कि नहीं है? ये झूठ दमदार बोलते हैं, झूठ दमदार। ये दमदार सरकार वाले नहीं हैं, ये दमदार झूठ बोलने वाले हैं। और याद रखना नौजवानों, जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। लखनऊ में अगले उत्तराधिकारी की जंग के लिए यूपी का सियासी मैदान तैयार है, जहां योगी के किले में सेंध लगाने के लिए विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है। आज अखिलेश यादव की विजय यात्रा ने बुंदेलखंड की ओर कूच किया। बांदा में अखिलेश की रैली में भारी भीड़ उमड़ी तो अखिलेश भी परिवारवाद से लेकर नाम बदलने की सियासत को लेकर हमलावर हो गए। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो आपकी परवाह नहीं करेंगे। इनका विकास तो कभी कभी नाम बदलने में भी है। समाजवादियों ने सरकार में दिया 100 नंबर, 112 कर दिया। कई जगह नाम बदले हैं और लगातार नाम बदल रहे हैं, रंग बदल रहे हैं। अपना विकास बताने के लिए रंग भी बदल रहे हैं। और 4.5 साल में तो लगता है कि ये नाम बदलने में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये नाम बदलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। एक और अखिलेश ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी जातीय समीकरण के हिसाब से यूपी में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। अखिलेश यादव बुंदेलखंड में सेंध लगाने पहुंचे तो पश्चिमी यूपी में मायावती अखिलेश का समीकरण बिगाड़ने की प्लानिंग करने लगी। बीएसपी अब जाट, मुस्लिम और दलित वोट बैंक की सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर रही है। हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है। अखिलेश की कोशिश पश्चिम यूपी में जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक को साथ लाने की है, जिसे लेकर आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ अखिलेश ने बैठक भी की, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। वहीं जयंत चौधरी भी जाट वोटरों के साथ दलित वोटरों पर नजर गड़ाए हैं। यही वजह है कि आरएलडी ने अपने वादों में काशीराम नाम से योजनाएं जारी करने की बात कही, जिसने मायावती की टेंशन बढ़ा दी। जिसके बाद पश्चिमी यूपी को लेकर बीएसपी को अपनी रणनीति साफ करनी पड़ी। पश्चिमी यूपी में जाट, दलित और मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। 14 जिलों की 71 सीटों पर इनका दबदबा है। पश्चिमी यूपी में जाट 20% के करीब है तो मुस्लिम 30% और दलित समुदाय 25% के ऊपर है। 2012 के चुनाव में
अखिलेश अगर लखनऊ की गद्दी पर काबिज हुए तो उसकी बहुत बड़ी वजह पूर्वांचल था, तो वहीं 2007 में मायावती के सत्ता में आने की वजह पश्चिमी यूपी था। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी का समीकरण बिगड़ गया। मुस्लिम और जाट वोट अलग हुए तो बीजेपी विपक्षियों का सुपड़ा साफ करने लगी, जिसका सीधा फायदा 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला। मायावती ने साफ किया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही। ऐसे में बीएसपी एक बार फिर नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत लखनऊ की गद्दी में काबिज होने की उम्मीद लगाकर बैठी है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। यूपी का खेल जाति समीकरण से तय होता है, जहां विकास के मुद्दे अक्सर वोट बैंक के आगे दम तोड़ देते हैं। ऐसे में हर पार्टी लखनऊ जाने वाले सियासी रास्ते का गणित बिठाने में जुट गई है। बांदा से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।